यूरोप के ग्रेट पावर्स दो मुख्तलिफ अलायंसेस में तकसीम है, ट्रिपल एंटेंट, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, जो यूरोप नए ताकतवर मुल्क जर्मनी से डरते हैं और उसके खिलाफ इकट्ठा है, और ट्रिपल अलायंस जिसमें जर्मनी जो अपने मुखालिफिन से घेरे जाने का खौफ रखता है, ऑस्ट्रो हंगरी जो एक नाजुक सल्तनत को कायम रखने की कोशिश कर रहा है, और इटली जो फ्रांस के खिलाफ फायदा उठाना चाहता है। चिंगारी 28 जून को सराजेवो के शहर में लगती है। आर्च डूक फ्रांस फर्डिनेंड जो ऑस्ट्रो हंगेरियन तख्त का वारिस है, उसको एक 19 साल के स्लाव नेशनलिस्ट विलो प्रिंसेप ने कत्ल कर दिया, जिसे हम फुल डिटेल के साथ पिछले एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं। ऑस्ट्रो हंगरी अपने बल्कन राइवल सर्बिया पर इल्जाम लगाता है कि उन्होंने कातिल की मदद की है और एक अल्टीमेटम भेजता है जो जलील करने वाली शर्तें रखता है। सर्बिया अल्टीमेटम को रद्द कर देता है और ऑस्ट्रो हंगरी जंग का ऐलान कर देता है। चंद घंटों के अंदर ऑस्ट्रियन फौज बेलग्रेड पर गोलाबारी शुरू कर देती है। रशियन जार निकोलस II अपनी इज्जत और जिम्मेदारी महसूस करता है कि वो सर्बिया जो एक दूसरी स्लाव कौम है उसका दिफा करे और रशियन फौज को मोबिलाइज करने का हुक्म देता है। जर्मन एम्परर विल्हेम II ऑस्ट्रो हंगरी को अपनी हिमायत का वादा करता है। वो और उसके जनरल्स रशिया के साथ तनाज़ा को सुलझाना जरूरी समझते हैं और जितनी जल्दी हो उतना बेहतर, क्योंकि रशिया की ताकत हर साल बढ़ रही है। रशियन मोबिलाइजेशन का बहाना बनाकर जर्मनी अपनी फौज मोबिलाइज करता है और रशिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। जर्मनी को पता है कि रशिया के साथ जंग का मतलब फ्रांस के साथ भी जंग है, जो रशिया का सख्त इत्तेहादी है। इसलिए जर्मनी श्लीफन प्लान बनाता है जिससे वो दोनों फ्रंट्स पर जंग का सामना कर सके। पहले उनकी फौजें बेल्जियम जो न्यूट्रल है उसके जरिए जल्दी से पेरिस के करीब फ्रेंच फौजों को घेर कर तबाह करे और जल्दी फतह हासिल करे। फिर उनकी फौजें ईस्ट की तरफ रशिया का सामना करने के लिए बढ़ेंगी, जो अपनी बड़ी फौज को मोबिलाइज करने में ज्यादा वक्त लेगा, और इस तरह जर्मनी फ्रांस के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। अब 6 मिलियन फौजी यूरोप भर में जंग के लिए मार्च कर रहे हैं। इटली मगर न्यूट्रल रहता है। ट्रिपल अलायंस की शर्तें उसे एक ऑफेंसिव जंग में शामिल होने पर मजबूर नहीं करती। यूनाइटेड स्टेट्स भी अपनी न्यूट्रलिटी का ऐलान करता है। प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन और अमेरिकन अवाम यूरोप की इस जंग में शामिल होने का कोई इरादा नहीं रखते। ब्रिटेन फ्रांस का इत्तेहादी है, लेकिन शुरू में ये वाज़ेह नहीं होता कि वो जर्मनी के खिलाफ जंग में शामिल होगा या नहीं। लेकिन जब जर्मन फौजी बेल्जियम में घुस जाते हैं, जिसकी न्यूट्रलिटी ब्रिटेन ने गारंटी की थी, लंदन से बर्लिन को एक अल्टीमेटम भेजा जाता है कि वो वापस हो जाए। इस अल्टीमेटम को नजरअंदाज कर दिया जाता है और ब्रिटेन भी जंग का ऐलान कर देता है। एक ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स फ्रांस में उतार दी जाती है, जबकि बेल्जियन मज़ाहमत लिएज के फोर्ट्रेस शहर में जर्मन इन्वेजन को क्रूशल दिनों के लिए रोक देती है। जर्मन फौजी बेल्जियन अवाम के खिलाफ कई कत्लेआम करते हैं और इन जराइम को अलाइड प्रोपेगेंडा बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, जो न्यूट्रल मुल्कों की भी राय जर्मनी के खिलाफ कर देती है। अब फ्रांस जो जर्मनी के श्लीफन प्लान के जरिए बड़े हमले से अभी तक बेखबर है, प्लान 17 के तहत जर्मनी के इलाके में एक ऑफेंसिव अटैक लॉन्च करता है, लेकिन बैटल ऑफ द फ्रंटियर्स में वो पीछे धकेल दिए जाते हैं और दोनों तरफ बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स मॉन्स में जर्मन फौज से टकराता है, लेकिन यहाँ ब्रिटिश हेवीली आउटनंबर्ड है और जल्दी फ्रेंच के साथ वापस रिट्रीट कर लेते हैं। अलाइज रिवर मारने पर अपनी मजबूत पोजीशंस ले लेते हैं, जो पेरिस से 40 मील दूर है। उनकी डेस्परेट काउंटर अटैक्स शहर को बचा लेती है और जर्मन्स को पीछे धकेल देती है। दोनों तरफ 2.5 लाख कैजुअल्टीज होती है और इसी तरह ट्रेंच वॉरफेयर रेस टू द सी का आगाज होता है, जब दोनों तरफ की फौजें एक दूसरे को नॉर्थ की तरफ आउटफ्लैंक करने की कोशिश करती है। कई क्लैशेस के बाद फर्स्ट बैटल ऑफ यपरस होती है, जहां अलाइज मुश्किल से अपनी जगह बना कर रखते हैं और जर्मन्स को आगे बढ़ने से रोकते हैं। दोनों तरफ से फिर से बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। दोनों फौजें 350 मील लंबी फ्रंट लाइन के साथ
ट्रेंच यानी खंदक बनाते हैं, जो डेडली मशीन गन फायर और आर्टिलरी शेल्स से बचने के लिए होती है। अब ट्रेंच वॉरफेयर का आगाज हो चुका है। नॉर्थ सी में ब्रिटिश वॉरशिप्स हेलिगोलैंड बाइट में जंग जीतकर जर्मनी के 3 क्रूजर्स को डबो देते हैं। ब्रिटेन के पास दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी है, 29 मॉडर्न बैटलशिप्स जर्मनी के 19 के मुकाबले में। अब ब्रिटेन जर्मनी पर नेवल ब्लॉकेड लगाता है, जो कॉन्ट्राबैंड गुड्स समेत खुराक को समंदर के जरिए जर्मनी तक पहुंचाने से रोकती है। इसका मकसद जर्मनी की इकोनॉमी को घुटने टेकने पर मजबूर करना और उससे सरेंडर करवाना है। लेकिन एक हफ्ते के बाद ब्रिटिश क्रूजर HMS पाथफाइंडर जर्मन सबमरीन से चलाई गई टोरपीडो का शिकार बन जाता है, जो तारीख में पहली बार होता है। जर्मन सबमरीन्स या यू बोट्स, जो 9000 मील की सरफेस रेंज रखती है, पानी के नीचे से छुपकर हमला कर सकती है। ये ब्रिटेन के समुद्री ताकत के लिए एक नया और खतरनाक दचका है। ईस्टर्न फ्रंट पर रशियन फौजें ईस्ट प्रशिया पर हमला करती है, लेकिन बैटल ऑफ टैननबर्ग में जनरल वॉन हिंडनबर्ग और उसके चीफ ऑफ स्टाफ एरिक लुडेनडॉर्फ एक जबरदस्त जर्मन विक्ट्री हासिल करते हैं, 90,000 प्रिजनर्स लेकर, और एक पूरी रशियन फौज तबाह कर देते हैं। रशियंस अपने खुद के नुकसान में अनइनकोडेड वायरलेस मैसेजेस भेजने का काम करते हैं। मजूरियन लेक्स के पास दूसरी बड़ी जर्मन विक्ट्री रशियन फोर्सेस को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। सिर्फ 6 हफ्तों में रशियन आर्मी 3 लाख के करीब कैजुअल्टीज का शिकार हो जाती है। इसी बीच ऑस्ट्रो हंगरी को सर्बिया पर हमला करने के बाद बैटल ऑफ सर में बुरी तरह हार का सामना होता है। रशिया के खिलाफ ऑस्ट्रो हंगेरियन हमला भी एक बड़ा डिजास्टर और पीछे हटने पर खत्म होता है, जहां उनके 3 लाख से ज्यादा फौज का नुकसान होता है। हर्जमाइल का फोर्ट्रेस टाउन रशिया के कब्जे में चला जाता है। जर्मन्स को मजबूरन उनकी मदद के लिए आना पड़ता है और वो वॉरसॉ की तरफ एक डाइवर्जनरी अटैक करते हैं। इसका अंजाम पोलिश शहर लोड्स के पास सर्दियों की ब्रूटल लड़ाई में होता है, लेकिन दोनों तरफ कोई वाज़ेह जीत नहीं मिलती। इसी दौरान टर्किश ऑटोमन एम्पायर सेंट्रल पावर्स के साथ मिल जाता है और अपने पुराने दुश्मन रशिया के खिलाफ जंग का ऐलान करता है। टर्किश वॉरशिप्स रशिया के पोर्ट्स ओडेसा और सेवास्टोपोल पर गोलाबारी करते हैं, जबकि रशियन फौजें कॉकेसस के इलाके में टर्किश फ्रंटियर क्रॉस कर लेती है। यूरोप के अलावा जंग दुनिया के समंदरों और यूरोपियन कॉलोनीज तक भी फैल जाती है। जर्मन फौजें ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका यानी आजकल का कीनिया उसमें घुस के तवेटा का कब्जा कर लेती है, जबकि अलाइड फोर्सेस जर्मन कॉलोनी टोगोलैंड यानी आजकल का टोगो उस पर कब्जा कर लेती है। लेकिन ब्रिटिश फोर्सेस को जर्मन कैमरून में गरवा और सनागोंग के करीब शिकस्त होती है और जर्मन साउथ वेस्ट अफ्रीका यानी आजकल का नामीबिया उसमें स्टैंडफोंटेन के पास उनकी 3000 फौज कैप्चर हो जाती है। 1 महीने बाद ब्रिटिश फौजें टंगा पर लैंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर्नल वॉन लेटो वॉरबैक की छोटी जर्मन फोर्स के हाथों बुरी शिकस्त होती है। जर्मनी से अलग होकर लेटो वॉरबैक एक सक्सेसफुल गुरिल्ला वॉर चलाकर अलाइड फोर्सेस को तंग करता है और उनका बड़ी तादाद का फोकस अपने ऊपर ही रखता है। एशिया में जापान अपनी ट्रीटी के मुताबिक ब्रिटेन का साथ देता है और जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। जापानीज फोर्सेस जर्मन नेवल बेस सिंगटाओ का कब्जा कर लेती है और जर्मन कॉलोनीज समोआ और न्यू गिनिया को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की फौजों के हवाले कर दिया जाता है। पैसिफिक के समंदर में चील के पास जर्मन एडमिरल वॉन स्पी का पावरफुल ईस्ट एशिया स्क्वाड्रन बैटल ऑफ कोरोनल में 2 ब्रिटिश क्रूजर्स को डबो देता है, दोनों शिप्स के क्रू के साथ। सिर्फ 5 हफ्तों बाद वॉन स्पी फॉल्कलैंड आइलैंड्स के करीब एक ब्रिटिश नेवल टास्क फोर्स के साथ टकराता है। रिजल्ट में 5 में से 4 जर्मन क्रूजर्स डूब जाते हैं और वॉन स्पी भी अपनी फ्लैगशिप के साथ ही डूब जाता है। मिडिल ईस्ट में ब्रिटिश फौजें ऑटोमन पोर्ट बसरा का कब्जा कर लेती है और पर्शियन ऑयल सप्लाई को सिक्योर करती है।
जो ब्रिटिश फ्लीट के लिए बहुत जरूरी होता है। उस सर्दियों के मौसम में ऑस्ट्रियन फौजें बेलग्रेड का कब्जा कर लेती है, लेकिन सर्ब्स एक जोरदार काउंटर अटैक करते हैं और उन्हें वापस धकेल देते हैं। सर्बिया की जंग में दोनों तरफ काफी नुकसान होता है, लगभग 2 लाख फौजी कैजुअल्टीज होती है। नॉर्थ सी के समंदर में जर्मन वॉरशिप्स इंग्लिश कोस्टल टाउन्स पर छुपकर हमला करते हैं, हार्टलपूल, व्हिटबी और स्कारबोरो पर गोलाबारी करते हैं और 100 से ज्यादा सिविलियंस जान गंवा बैठते हैं। वेस्टर्न फ्रंट पर फ्रेंच अपना पहला मेजर हमला जर्मन लाइंस के खिलाफ लॉन्च करते हैं, लेकिन फर्स्ट बैटल ऑफ शैंपेन सिर्फ छोटी सी कामयाबी और 90,000 कैजुअल्टीज पर खत्म होती है। कॉकेसस के माउंटेन्स में सर्दियों के मौसम में टर्किश का बड़ा हमला सरिकमेश पर बुरा रिजल्ट लाता है। टर्किश काफी नुकसान उठाते हैं, तकरीबन 60,000 लोग मारे जाते हैं, जिनमें कई लोग ठंड की वजह से जान से हाथ धो बैठते हैं। वेस्टर्न फ्रंट पर क्रिसमस के दौरान कुछ जगहों पर एक छोटी सी ट्रूस यानी जंगबंदी होती है। दोनों तरफ के फौजी नो मैन्स लैंड यानी जो खंदकों के दरमियान का एरिया होता है उसमें फुटबॉल खेलते हैं, जो कि एक खूबसूरत और आखिरी बार का पीसफुल मोमेंट साबित होता है। तो ये थे 1914 के वर्ल्ड वॉर 1 मोमेंट्स। अगली वीडियो में जंग 1915 के नए साल में इंटर होने वाली है और बहुत सीरियस टर्न लेने वाली है। सो सब्सक्राइब आवर चैनल and watch our next video about World War I 1915, the total war.